नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत। देश की सियासत में महिला आरक्षण पर जंग छिड़ी हुई। संसद से शुरू हुआ नारी शक्ति वंदन का यह संग्राम अब गलियों और मोहल्लों की धूल फाकता हुआ आपके पोलिंग बूथ तक खड़ा हो। कहने को तो यह महिला आरक्षण की लड़ाई है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे की सियासत आर पार की है। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो हुंकार है जिसने विपक्षी खेमे की रातों की नींद उड़ा दी, तो दूसरी तरफ पलटवार की वो धार है जो इसे महज चुनावी स्टंट बता। सवाल यह नहीं है कि बिल क्यों गिरा, सवाल यह है कि क्या वाकई नारी शक्ति के नाम पर सियासी भ्रूण हत्या हुई। आज के ब्रह्मास्त्र में इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजे थपथपा रहे थे। शतरंज की सियासी चाल चली जा चुकी है और इस बार मोहरा बनी है देश की आधी आबादी। संसद की दहलीज से शुरू हुई नारी शक्ति वंदन की जंग अब गलियों, सड़कों और पोलिंग बूथ तक जा पहुंची है। मुद्दा महिला आरक्षण का है, लेकिन तेवर आर पार के हैं। महिला आरक्षण पर एक तरफ बीजेपी का प्रचंड प्रहार है तो दूसरी तरफ विपक्ष का पलटवार। लेकिन कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हुंकार भरी, उसने विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का लहजा तल्ख और इरादे साफ थे। पीएम ने सीधा वार करते हुए कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को नारी शक्ति का अपराधी करार दिया। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़ें। दिल्ली से हुंकार भरने के बाद प्रधानमंत्री आज बंगाल के रण में हैं, जहां ममता के गढ़ यानी बांकुरा की धरती से दहाड़ते हुए टीएमसी को एक बार फिर महिला विरोधी बताया। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। अब नहीं सहेंगे। महिला आरक्षण पर एक और जहां बंगाल दहक रहा है, तो उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और नारी सम्मान पर छिड़ी हट की इस लड़ाई में योगी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर महिला विरोधी होने का ठप्पा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे,
उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है। योगी का वार हुआ तो अखिलेश ने भी पलटवार में देरी नहीं की। एसपी सुप्रीमो ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार देते हुए आचार संहिता के उल्लंघन का मुद्दा छेड़ दिया। कांग्रेस भी सुर में सुर मिला रही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी आरक्षण के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है। परसीमन के नाम पर की जा रही जल्दीबाजी के खिलाफ थे। दरअसल ये भाजपा को सामने दिख रही अपनी जमानत जब्त हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था। इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। इसलिए हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि पहले जनगणना कराई जाए, फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती, वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। महिलाओं के साथ भाजपा और उनके संगी साथियों जो धोखा करना चाहते थे, महिलाओं के साथ वो छलावा हम नहीं होने देंगे। ये महिला सशक्तिकरण की बजाय तुष्टीकरण का कोशिश है। आपको जानबूझकर आपने ये विशेष सत्र बुलाया था राजनीतिक फायदा लेने के लिए तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। आपने किन किन पार्टियों का नाम लिया? कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और सापा। क्या भूल गए कि आरजेडी भी यहां है, बीजेडी भी यहां है? आप ये भी भूल गए कि लेफ्ट, क्योंकि केरल का चुनाव हो गया है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आज आपका जो भाषण राष्ट्रपति के नाम, राष्ट्र के नाम संदेश था ना, वो भारतीय जनता पार्टी का संदेश था, आपका संदेश था। नारी शक्ति के नाम पर छिड़ी ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन बुनियादी सवाल अब भी बरकरार हैं। क्या नारी वंदन संशोधन बिल का गिरना वाकई महिलाओं का अपमान है, या फिर ये बीजेपी के मिशन 2026 का सबसे बड़ा चुनावी ब्रह्मास्त्र है? क्या वाकई परिवारवादी पार्टियों को महिला सशक्तिकरण से खतरा है, या ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है? सच जो भी हो, लेकिन फिलहाल हकीकत यही है कि बिल गिर चुका है और कटघरे में वो पार्टियां हैं जिन्होंने परिसीमन के बहाने महिला आरक्षण की राह रोकी है। तो विपक्ष का कहना यह है कि बीजेपी जानबूझकर यह बिल लेकर आई और बीजेपी इसका फायदा लेना चाहती थी। बीजेपी का महिलाओं के साथ कोई लेना देना नहीं है। नारी आरक्षण का कोई मुद्दा था ही नहीं। बीजेपी कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, डिलिमिटेशन बीजेपी इसके साथ जोड़कर एक बहुत बड़ी साजिश कर रही थी, इसीलिए हमने ये सब कर दिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भ्रूण हत्या कर दी। नारी शक्ति को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक कदम जो बीजेपी उठाने जा रही थी और बिल गिरा दिया विपक्ष ने। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष को क्या डिलिमिटेशन परिसीमन से दिक्कत है? विपक्ष को क्या सीट बढ़ने से दिक्कत है? विपक्ष को क्या महिलाओं का 33% का जो आरक्षण है उससे दिक्कत है? अब ये बात गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर बूथ तक पहुंच चुकी। इसीलिए विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर सरकार ये बिल ऐसे वक्त में लेकर आई है जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रमनीश वत्स हैं राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, के शर्मा जी हैं कांग्रेस के नेता और बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक चीज पूजा मिश्रा जी सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं और उसके बाद के शर्मा जी के पास आऊंगा कि आप लोगों को किस चीज से दिक्कत है? 3 बातें हैं, परिसीमन, सीटों का बढ़ाया जाना और महिला आरक्षण 33%। दिक्कत किस चीज में? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आज बाबा परशुराम जी की जयंती है। आपको सभी पैनलिस्ट को और प्रदेशवासियों को बाबा परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं, आपने कहा कि हमें परेशानी किस बात से है। 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ था तो उसमें मेंशन था कि डिलिमिटेशन भी होगा और डिलिमिटेशन आपको पता है बिना सेंसस के बिना नहीं हो सकता है। तो जब ये बार भाजपा सरकार ने ही उसके आगे लगा दिया था, ये बाधा भाजपा सरकार ने लगा दी थी कि हम पहले जातिगत जनगणना कराएंगे
और उसके बाद में परिसीमन होगा, उसके बाद में ये बिल इफेक्टिव हो जाएगा। बिल तो पास ही हो रखा हुआ है, बिल तो गिरा भी नहीं है, आज भी नहीं गिरा हुआ है। तो उस वक्त जो है सरकार ने क्या कहा था, सरकार ने कहा कि इस चीज का हम गारंटी लेते हैं, जो शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी की आदत है यूज करने की। तो विद्यानाथ जी उन्होंने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि हम 2029 तक पूरी कोशिश करेंगे कि हम सेंसस भी करा लेंगे और डिलिमिटेशन भी करा लेंगे, और उसके बाद में ये लागू हो जाएगा 2029 में। फिर क्या होता है, 30 महीने बाद में सरकार लेकर के आती है दूसरा बिल। ये बिल क्या है, ये बिल है संविधान अमेंडमेंट बिल। और इसमें क्या किया जाएगा, इसको जबरदस्ती कहा जा रहा है वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो पास हो रखा हुआ है ना, संविधान अमेंडमेंट बिल लेकर के आते हैं, जिसको जो है चोला पहनाना चाहते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल का। उसके बाद में संविधान में अमेंडमेंट क्या करेंगे, संविधान में अमेंडमेंट ये करेंगे कि डिलिमिटेशन को डिटैच करेंगे, मतलब परिसीमन को जो जातिगत जनगणना है, जनगणना से विरक्त करके ये अपने अनुसार 50% का कोई फॉर्मूला इन्होंने इजाद किया हुआ है। उस 50% के फॉर्मूले के साथ में कह रहे हैं कि हम जो है महिला आरक्षण को फिर लागू करेंगे। तो जब आपको संविधान में संशोधन बिल लेकर के या तो आप ये भी कर सकते थे कि आप जो है पूजा मिश्रा जी, मैं चाहता हूं कि ना एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। आप लोगों का जो पक्ष है, क्योंकि ना अभी बहुत झगड़ा चल रहा है, लगातार मैं देख रहा हूं कि हर जगह चाहे सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल हो, सिर्फ एक दूसरे से झगड़ा चल रहा है। मैं चाहता हूं कि जनता को भी क्लियरिटी आए। आपने कहा कि ये लोग परिसीमन को इसके साथ जोड़कर साजिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात आपने ये कही कि सरकार ये चाह रही है कि हम जातिगत जनगणना न कराएं और परिसीमन कर दे, और 50% वाला इनका फॉर्मूला जो है वो पता नहीं कहां से आया। अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप लोग ये चाह रही हैं कि परिसीमन जातिगत जनगणना हो या और जनगणना हो देश में, और उसके बाद परिसीमन हो, और परिसीमन उसी आधार पर हो और सीटें उसी आधार पर बढ़े जैसा कि जनसंख्या जहां पर बढ़ा होगा? देखिए जो है, अभी आपने कहा कि जहां पर जैसा जनसंख्या बढ़ा होगा, मुझे पता है ये प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं विद्यानाथ जी, क्योंकि आपको पता है कि जो है पॉपुलेशन के हिसाब से होगा तो साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल जो है बेटर हुआ है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। हालांकि इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है कि साउथ इंडिया को अलग करें या नॉर्थ इंडिया को अलग करें। तो जब आप जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना आप डिटैच नहीं कर सकते, आपको संविधान में संशोधन लाना ही क्यों पड़ा, क्योंकि बिना संशोधन के आप गणना को और परिसीमन को अलग नहीं कर सकते, आपको ये पृथक करना था। पर आप जो है परिसीमन को वुमेन रिजर्वेशन बिल से पृथक नहीं करना चाहते। आप फिर से उलझा रहे हैं। नहीं, आप उलझा रहे हैं। मैंने बहुत क्लियर और सीधा सवाल पूछा कि क्या आप लोग ये चाहती हैं कि जनगणना हो, जनगणना के आधार पर कौन से प्रदेश में, कौन से क्षेत्र में, कौन से संसदीय क्षेत्र में और विधायकी क्षेत्र में जनसंख्या कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है, उसके आधार पर वहां पर सीटें बढ़ाई जाए? हम चाहते हैं जातिगत जनगणना हो। जातिगत जनगणना होने के बाद में, क्योंकि परिसीमन की बात है, तो सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे, सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, सरकार कभी से संवाद बिठाए, और परिसीमन की जब चर्चा हो तो उस पर ढंग से देखा जाए कि किसी भी के साथ आपकी बात समझ में आती है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब फिर भी आप नहीं दे रही हैं पूजा। मैं आपसे पूछ रहा हूं पूजा जी, नहीं, मेरे सवाल का जवाब इसलिए आप नहीं दे रही हैं कि मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं, और मैंने कहा कि मैं देख रहा हूं और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लगातार मैं जो देख रहा हूं ना पैनल में बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर सब लोग ज्ञान झाड़ रहे हैं कि ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, आप लोग क्या चाहती हैं? आप लोग चाहती हैं कि जनगणना हो, जनगणना से ये पता चले कि कौन से क्षेत्र में कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, और उसी आधार पर उस क्षेत्र में सीटों का बंटवारा हो, सीटें बढ़े और घटें? आप लोग ये चाहती हैं, हाँ या ना? विद्यानाथ जी, हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, कोटा विथिन कोटा करके ओबीसी महिलाओं का भी रिजर्वेशन हो। हम चाहते हैं कि जब परिसीमन हो तो परिसीमन होने के लिए सारे जो है प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री लोकसभा में तो रिप्रेजेंट करते नहीं है, राज्यसभा में तो रिप्रेजेंट करते नहीं है, और परिसीमन से उनका प्रदेश तो अछूता रहने वाला नहीं है। अब एक बात, ठीक है पूजा जी, एक बात समझ में आ गई। अब आप लोग सुनिए ना पूजा जी, क्लियरिटी आई है। एक सेकंड रुक जाइएगा। के शर्मा जी, भाई आप भी वही लाइन ले रहे हैं जो अखिलेश यादव की पार्टी ले रही है, कांग्रेस भी वही लाइन ले रही है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, पहले ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि पूरा विपक्ष एक ही साथ खड़ा है। अब सब लोगों ने मिलकर महिला आरक्षण के खिलाफ वोट किया है। अब मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं, संविधान अमेंडमेंट बिल। तो मैडम वो तीनों जुड़ा हुआ था, आपने एक के खिलाफ कर दिया, बाकी दो और गिर गए, दो और गिर गए। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। के शर्मा जी, अगर जो पूजा मिश्रा कह रही हैं कि उनको जनगणना भी चाहिए, जातिगत जनगणना भी चाहिए,
परिसीमन भी चाहिए और बड़ी जो सीटें बढ़ेंगी घटेंगी उससे भी दिक्कत नहीं है। तो सरकार ये सब सारी चीजें इस संशोधन में तो ला ही रही थी। आप लोग अलग से क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब तो आप लोगों का इंटेंशन, आप लोगों की मंशा बहुत क्लियर है कि ये सरकार, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री है और बीजेपी की सरकार है, इसलिए हम इसके खिलाफ जाएंगे। देखिए, और जैसे लटकता अटकता भटकता आ रहा था ये कानून, वो लटकता भटकता और अटकता रहे। देखिए हम लोग क्या चाह रहे थे। हम लोग जो जैसे पूजा जी यहाँ पे, मैं उनकी सभी बातों का सहमत करता हूं और साथ में उसमें एड ऑन करना चाहता हूं ओबीसी महिला। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। परिसीमन में नॉर्थ और साउथ, आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है नॉर्थ में है, साउथ में कम है। जो सत्ता का जो केंद्रीकरण जो है वो नॉर्थ से ज्यादा होगा, साउथ को अछूता हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट अछूता हो जाएगा, परिसीमन में ना, परिसीमन में अछूता हो जाएगा। बैलेंस ये तभी पता चलेगा। तो 50% वाला फॉर्मूला है ना, इसीलिए तो इसको बैलेंस करने के लिए ही तो चाहते थे कि सेंसस। शर्मा जी बताइए बैलेंस सेंसस का यही तो है, जनगणना। अरे मैं कह रहा हूं साउथ में तो पूरा देश जान रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है, वहां की जनसंख्या कम हो गई है। अब अगर बीजेपी जो 50% वाला फॉर्मूला लेकर आई थी उस हिसाब से देखें तो हर राज्य में सीटें बराबर बढ़ेंगी, अनुपात में बढ़ेंगी, अनुपातिक बढ़ेंगी। देखिए, लेकिन अगर सभी सीएम को साथ नहीं रखा ना, सीटें कम हो जाएंगी। सुनिए, सभी सीएम को साथ नहीं रखा। प्रधानमंत्री जी पहली बात है कि सबसे पहले ये चाहते ही नहीं थे कि महिला आरक्षण बिल पास हो। यदि वो चाहते पास होना, अब चुप रहिए, अब मुझे बोलने दीजिए। जब चाहते पास होना तो वो चाहते जो 14 में जब उनकी संख्या जो थी, जो मैजिक फिगर 333 का था, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल पार्लियामेंट का जो स्टेट था, उस पे कर सकते थे। मतलब आप लोग ये 23 में ही क्यों लाए? सुनिए मैं बता दूं, इसका मतलब ये है के शर्मा जी, इसका मतलब शर्मा जी, इसका मतलब ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये चाहते हैं वो देश को वो धोखा देने। उनको महिलाओं से कोई लगाव नहीं है। अब मैं गिनाना चाहता हूं कैसे महिला से लगाव। एक सेकंड मैं काउंटर कर रहा हूं, हमारे देश एक सेकंड काउंटर कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई 2024 से पहले पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार थी, ओके, तब ले आते ये बिल पास करा लेते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम तो पहले भी ये अमेंडमेंट अगर आता तो उसको सपोर्ट नहीं करते, वो करना बीजेपी को ही था। बीजेपी अगर अब कर रही है तो हम सपोर्ट नहीं करें, हम गिरा देंगे के साथ। मतलब अगली बार 2029 में देश की आधी आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए वोट करना होगा, तब जाके ये आरक्षण और ये बिल और ये संशोधन होगा। मैं आपकी सवाल जवाब में बजाय मैं देश की जनता को प्रधानमंत्री का जो है वो चेहरा जो सामने लाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का चेहरा पता है, वो इतने महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी बंधन की बात करते हैं, ये प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। कुलदीप सेंगर, आप बताइए, आप अंकिता भंडारी यूके, मैं कह रहा हूं सुनते जाइए, इस वक्त अभी संसद तो में लाइन लग जाएगी ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। अभी तो महिला खिलाड़ी जो मेडल लेके आती है, कैसे उसके साथ अगर आपकी पार्टी में 33% महिलाओं का आरक्षण हो, हर दूसरे और तीसरे दिन यहाँ पर कोई महिला वक्ता खड़ी होगी, महिला चुप्पी जो है उनकी मुंह में, आपको उससे दिक्कत है। उनके मुंह में जो है वो कवच से फेविक्विक लग गया था जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। देश की महिलाओं के साथ मणिपुर से लेकर, यूपी से लेकर, कुलदीप यूके से लेकर, बिल्किस जी से लेकर, और एप्स्टीन फाइल, जब एप्स्टीन फाइल आप सब कुछ गिनवा दीजिए। सुनिए, आप सब कुछ गिनवा दीजिए, लेकिन शर्मा जी सवाल का जवाब मत दीजिए। बच्चों के सवाल का जवाब आप मत दीजिए। मैं कह रहा हूं कि क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि 2023 तक अगर बीजेपी ये पास करवा देती तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ये बीजेपी करा ले जाती। अब बीजेपी हमारे साथ मिलकर कराना चाहती है तो हम नहीं करने देंगे। मेरा वक्त था, आप पूजा मिश्रा जी से मैंने पहले ही पूछ लिया कि भाई 3 बातें हैं, उन तीनों चीजों पर क्लियरिटी दीजिए। आज अखिलेश जी मुझे लगता है आधे घंटे तक बोलते रहे, लेकिन तीनों चीजों पर क्लियरिटी क्या है, पार्टी का स्टैंड क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आप हमें बोलने आप लोगों का सिर्फ एक स्टैंड है कि विरोध करना। आप हमारी बातों को दबा रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी दबाते हैं सबको। अब देखिए कैसे, आपने देखा होगा किस तरह से विल्किंसन आई थी, बीजेपी के आई थी सेल पीएसक्यू पे, कैसे उसको जेल से बाहर निकाल माला पहनाया जाता है। आपको पता है क्या ये देश की महिलाओं के साथ उनका प्यार था? नहीं, महिलाओं के साथ कभी वो खड़े नहीं उतरे।
जब जब उनको बारी आई, जब देश की महिलाओं की रक्षा करने की, वो अपने मुंह पे टेप लगा लिए, मुंह पे फेविक्विक लगा लिए, और वो बिल ऐसे नेता जो हरदीप पुरी, जो बिल क्लिंटन, अरे भाई मैं ये कह रहा हूं आप लोग अच्छे नेता हैं, साथ दिए। के शर्मा जी की पार्टी के सारे नेता अच्छे नेता हैं। मैं एक चीज सुन तो लीजिए, मत दीजिए, रुक जाइए, आपके देने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो सवाल है उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। आप एक आंकड़ा लेकर आ गए हैं, कुछ लोगों के नाम लेकर आ गए हैं, कोई कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी चीजें, ये सवाल का जवाब नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं हो सकता। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता। आज जो पूरा देश जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब ये नहीं हो सकता। मैं सीधा सवाल के शर्मा जी, उस पर आप लोगों ने सवाल किया होगा और जवाब मिल गया होगा, आप लोगों को मिला होगा ना जवाब। अरे यार नहीं शर्मा जी, इसका मतलब आप लोग रटाफिकेशन में चलते हैं। आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास पुरानी स्क्रिप्ट है, के शर्मा जी, आपके पास पुरानी स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट लेकर आप आ जाते हैं और देख देख के पढ़ते रहते हैं कि ये नाम देख लो, ये नाम देख लो, ये नाम देख। मैं कह रहा हूं आज देश में कुछ अच्छा होने जा रहा था और मैंने 3 सवाल पूछे पूजा मिश्रा जी को, मैंने 3 सवाल इसलिए पूछा और इस डिबेट की शुरुआत मैंने इसीलिए उससे की ताकि क्लियरिटी आए। आप लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं और आप लोगों का एक ही स्टैंड समझ में आ रहा है, और स्टैंड है वो कि मोदी का विरोध करो। सारा लड़ाई तो आप ही लड़ लिए, तो अब वो बेचारे क्या करेंगे? सिंगला जी आके यहाँ पे, उनका तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं उनके लिए। आपने नहीं, मेरा काम सवाल पूछना है और मैं अगर आप इधर उधर भागेंगे तो मैं पूछूंगा ना। मेरा ये कहना है कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा जनता के सामने लाना जरूरी है। जर्सी गाय, अरे फिर वही चले गए। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं भाई, देखिए मेरी बात सुनिए के शर्मा जी, इस सरकार ने संसद के पटल पर वो प्रस्ताव, वो अमेंडमेंट रख दिया जिसके जरिए 33% महिला आरक्षण के साथ साथ, एक सेकंड रुकिए, बढ़ती आबादी के साथ जो सीटें बढ़नी थी वो बढ़ जाती। आप लोग कह रहे थे जातिगत जनगणना हमको चाहिए, अमित शाह जी ने कहा कि 1 घंटे का वक्त दीजिए, वो भी करवा देते। आप लोगों ने कहा कि लिखित में चाहिए, उन्होंने कहा कि 1 घंटे का वक्त दीजिए, वो भी करवा देते। फिर भाई साहब आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लटकाना, अटकाना और भटकाना है। कितनी सीट दिया है एमएलए सीट उन्होंने बंगाल में? मात्र 33, हमने कितना 39 और टीएमसी ने 52 दिया है। आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, खुद तो अपनी पार्टी में सीट नहीं देते हैं महिलाओं को। ताली बजा देता हूं, कितना दिया? ताली बजा देता हूं कि आपने जहां पे अपने बीजेपी से 6 सीटें ज्यादा महिलाओं को पश्चिम बंगाल में दी है ना, और हमने कितना दिया? 39 आपने दिया। वही तो मैं कह रहा हूं ना, 6 सीटें ज्यादा दिया टीएमसी ने, तो कौन ज्यादा दिया? महिला की चिंता किसको? तो भाई अगर आप सीट देने के लिए तैयार हैं तो फिर आप लोग इधर उधर की बात क्यों करें कि संसद में महिलाएं जाएंगी तो ये हो जाएगा, संसद में महिलाएं जाएंगी तो वो हो जाएगा। वो खेल रहा है, ये जो आपने कहा ना भ्रूण हत्या। अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि मुखिया पति होते हैं, अब ये सांसद पति हो जाते। मतलब आप लोगों को डर लग रहा है, आप लोगों देश की महिलाओं को समझ रहे हैं कि वो काम नहीं कर सकती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकती है, वो संसद में नहीं बैठ सकती है। ये देश की महिलाओं को अपमान कर रहे हैं आप लोग। नहीं, एमएलए पति ये जो है, जो जैसे मेल जो है उस परिवार का, यदि किसी बेईमानी में, गुंडागर्दी में फंसा हुआ है, अपनी पत्नी को लड़ा दो। ये अब इसको महिला का विकास, आम महिला का विकास होना चाहिए। सवाल का जवाब नहीं है के शर्मा जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा। मेरा सवाल भी नहीं है। आपका सवाल है, आप सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं ना, पहले सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं लाए थे 2014 में? क्यों नहीं ये बिल लाए थे? जब उनकी संख्या थी, उन्हें चुप्पी क्यों डाली थी? अनिला सिंह जी, मोदी जी से पूछिए। आज आप लोग तख्ती लेकर, बैनर लेकर, पोस्टर लेकर देश भर में उतर गई हैं कि भाई ये विपक्ष जो है महिला विरोधी है। इनका कहना है कि 14 से लेकर और 24 तक 10 साल का वक्त था। अरे 24 तक ना, 24 के बाद ही तो फिर दूसरी सरकार बनी। 10 साल का वक्त था। उस वक्त अगर आप लोग चाहती तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आप लोग ले आते। अभी आप लोग जानबूझकर देश भर में सिर्फ माहौल बना रही हैं, सिर्फ ये झुंझुना दिखाना चाहते हैं, करनी कुछ और, करनी कुछ और। ये चीज भी मेरी, पट भी मेरी, बिन जो कहते हैं ना कि आपको साथ भी ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इनको बोलिए चुप हो जाए तो मैं बोलती हूँ। बोलिए। मेरी सभी को राम राम। और जो थूक फेंक के चिल्ला कर अपनी बात को कहना चाह रहे हैं कि उनके पास तथ्य नहीं है, इसलिए वो तर्क नहीं कर पा रहे। क्या अरे मैं आपका नाम तो मैंने लिया भी नहीं। पर्सनल मत हुई प्लीज। अरे मैं आपका नाम नहीं लिया भैया। पार्लियामेंट में जो चिल्लाते चीखते हैं उनके मुंह से भी थूक निकलते हैं, जोर से चीखते हैं। मुद्दे पर तो जो थूक फेंक कर चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो महिला विरोधी हैं,
उनके राजनीतिक दलों के आकाओं ने, एक तो ये होता है ना कि पैर पे कुल्हाड़ी लगना, दूसरा होता है कुल्हाड़ी पर पैर मार देना। कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। आप ही के बगल में जो प्रवक्ता खड़े हुए हैं, आप इनसे ये पूछ लीजिए 2001 में कौन सा अमेंडमेंट आया था, 2001 में कौन सा अमेंडमेंट आया था जिसके तहत जो है ये 543 सीट्स हैं। पूछ लीजिए आपके बगल में खड़े हुए, वो जानकारी होगी ना, क्योंकि इस विषय पे तो लगातार चर्चा में बैठे हुए हैं। पूछिए विद्यानाथ जी कि 2001 में किस अमेंडमेंट के तहत ये 540 सीट्स का था। गूगल मत करिए, कोई जानकारी नहीं है। 3 बिल्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे, जिनके ऊपर डिस्कशन होना था, अगर आप तीनों का नाम पूछ लेंगे ना, उसका जवाब भी ये नहीं दे पाएंगे। केवल चीख कर कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती। और वाकई में कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। के शर्मा, चुप होकर बैठ जाओ प्लीज। आपको चिल्लाने का मन है, चिल्लाओ। विद्यानाथ जी, मैं नहीं चिल्लाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाने वाली हूँ। अगर ये व्यक्ति चिल्लाकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो कह ले। नहीं, अनिला जी और के शर्मा, आप लोग एक दूसरे के साथ पर्सनल क्यों हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। पार्टी की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, आप लोग पर्सनल क्यों हुए जा रहे हैं। मुद्दे पर रहिए। अनिला जी कंप्लीट के लिए आपसे ज्यादा जनरल नॉलेज। ओके शर्मा, विद्यानाथ जी, मैंने किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने तो केवल इस व्यक्ति को पूछा है कि आपके बगल में खड़ा हुआ है और बगल में खड़े हुए प्रवक्ता से पूछिए कि 2001 में कौन सा अमेंडमेंट आया था। नहीं है जानकारी, कोई जानकारी नहीं है इस व्यक्ति को, केवल चिल्लाने के अलावा। मुद्दे पर ये समझते हैं कि चिल्लाकर ये सिद्ध कर देंगे। इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, इनके नेताओं ने। अब मैं आपको बता देती हूं, और सुनिए, काम आएगा आपका। और खासतौर से जो युवा नेता हैं, समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, आप भी कान खोलकर सुनिए। 1976 में इंदिरा गांधी जी ने इसको फ्रीज कर दिया था 25 साल के लिए कि 543 सीट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। उनके अपने व्यक्तिगत कारण थे। नॉर्दर्न इंडिया में वो बिल्कुल फेल हो चुकी थी, सदर्न इंडिया को वो सिक्योर करना चाहती। 2001 में दोबारा से 543 सीट जो है 25 साल के लिए फ्रीज हो गई। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 545। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को एक मौका दिया कि हम 50% एनहांसमेंट कर देते हैं, पॉपुलेशन पेनल्टी किसी पर नहीं लगने वाली है। और एक नेहा जी सुन लीजिए, जरूरी नहीं है पूजा जी सुन लीजिए। पूजा जी बिल्कुल किसी को दर्शक जो बैठते हैं उनको समझ में नहीं आता जब आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं। पूजा मिश्रा जी प्लीज सुन लीजिए। जरूरी नहीं कि चीखने चिल्लाने से आप सिद्ध कर पाएंगे। एक मैच्योर प्रवक्ता के रूप में आप अपनी बात रखिए, आपको लोग सुनेंगे। अब जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 50% के एनहांसमेंट करके हम इक्वालिटी करके किसी को पॉपुलेशन पेनल्टी नहीं लगने देंगे, ये लोग सब कूद पड़े कि नहीं, हम तो ये नहीं होने देंगे, हम तो ये नहीं होने देंगे। जो क्लॉज 334A है, उसके तहत अब आप सेंसस कराइए कंप्लीट और फिर डिलिमिटेशन कराइए। ठीक है, इसी के तो ये लोग चिल्लाए हैं कि डिलिमिटेशन अभी हम नहीं होने देंगे। अब आप देख लीजिएगा, पॉपुलेशन के आधार पर जब डिलिमिटेशन होगा तो जो पैरिटी होनी चाहिए राज्यों के बीच में, वो होगी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन तो नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स की ज्यादा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 50% का फॉर्मूला दे देता हूं और इसमें किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। इन लोगों ने नहीं माना। अब जब जनसंख्या के आधार पर, सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होगा, तो आप देख लीजिए कि कहां की सीटें ज्यादा होंगी। एक बात बताइए अनिला जी, मेरा एक सवाल है अनिला जी से, मेरा एक सवाल है। पूजा जी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, प्लीज मैडम अपनी ऊर्जा मत जाया कीजिए। जब मैं आपके पास आऊंगा बोलिएगा, फुल ऑन आपका ऑडियो ऑन एयर जाएगा। प्लीज रुक जाइए मैडम, मैं आ रहा हूं। पूजा जी, आपको पता है एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी पहले से एक दूसरे के ऊपर नहीं बोले। पूजा जी का ऑडियो दीजिए। नहीं पता है वो 2024 या 2025 या 2027 या 2029 में सदन नहीं जा सकती है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। अभी थोड़ा धैर्य रखो। नहीं पता है कि कब परसीमन हुआ था। अगर किसी को नहीं पता है 2002 में परसीमन हुआ था, तो 2029 में परसीमन कराने, 2027 में परसीमन कराने की बात नहीं कर सकता है। ये किस तरीके की बातें निकल करके आते रहती है भाजपा के पास में। लोग रट रट की चीजें आएंगे कि भैया किसका बर्थडे कब हुआ था, नहीं मालूम है किसी को। जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस कब था, कब उनका जन्म दिवस था। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाएगा। उनको भी अधिकार की आवश्यकता है और उनका भी रिप्रेजेंटेशन सदन में होना पड़ेगा। आपकी अगर मंशा होती तो आज की तारीख में सदन में 181 महिला सांसद होती।
पूजा मिश्रा जी, दिल पर हाथ रख के एक बात बताइए, सच बताइएगा, अगर पार्टी लाइन से थोड़ा अलग हटकर भी बताना पड़े तो बताइएगा कि आपके मन में, आपके दिल में क्या आप नहीं चाहती कि जितनी जल्दी हो सके ये 33% वाला आरक्षण लागू हो जाए? क्या आप नहीं चाहती कि देश की आबादी के अनुसार विधानसभा और लोकसभा की सीटें बढ़ जाएं? क्या आप नहीं चाहती कि देश में परिसीमन हो? विद्यानाथ झा जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि परिसीमन हो बिना काउंटिंग के। मैं नहीं चाहती कि बिना सेंसस के परिसीमन हो। और दिल पे क्या, मैं बोले मस्तिष्क से दिल पे जितना चाहिए उतनी हृदय की गहराई से उठा करके मैं कफ बॉल अपना लैपटॉप जो वाला था उसको भी उठा करके बाहर रख दूं। मैं नहीं चाहती हूं कि बिना सेंसस के आप डिलिमिटेशन कराइए। बिना आंकड़े जाने हुए आप 33% रिजर्वेशन की बात कैसे कर सकते हैं? आपके पास में पहले से जो डिलिमिटेशन हो रखा हुआ 2002 में, 1971 के जो है काउंटिंग पे हो रखा हुआ है, आप उसमें लागू कर दीजिए। क्यों डर रहे हैं कि भाई हम पुरुषों का, अरे इतने समय से पुरुष रह रहे हैं, हम राजी हैं भाई 181 ओके मैम, थोड़ा रुक जाइए पूजा जी, प्लीज रुक जाइए। अब जवाब ले लेता हूं ना। अनिला सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, 2 मेहमान बचे हैं उनके पास नहीं जा पाया। अनिला जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि 543 सीट्स का, जैसा मैंने बताया कि 2 बार ये 25-25 साल के लिए बढ़ चुका है। अब 1976 में इस देश की आबादी जो थी 58 करोड़ से तकरीबन थी, अब 140 करोड़ के करीब पहुंच गई है। और अभी भी अगर ये सोचा जाए कि 543 सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के तहत पे ही हम आगे बढ़े, तो वो मेरे ख्याल से जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कह रही हैं जो नागरिक रहते हैं वो ठीक नहीं और जनगणना के साथ परिसीमन हो, वो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हो। अब देखिए, ये है कि 1926 जो है वो बेंचमार्क है कि सेंसस कंप्लीट होना चाहिए। अगर सेंसस कंप्लीट हो जाता है 1926 में, जैसा मैंने कहा, वो पॉपुलेशन के आधार पर फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर ना रोएंगे, फिर ना रोएंगे। इन्होंने आज महिलाओं को जो पार्लियामेंट के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हुई थी, उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया विद्यानाथ जी कि आप लोगों को हम जल्दी अंदर नहीं बैठने देंगे। विपक्ष ने नहीं तो किया। देखिए, बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर है। विपक्ष चाहता है कि जनगणना हो, विपक्ष चाहता है परिसीमन हो, विपक्ष भी कह रहा है कि हम चाहते हैं कि सीटें बढ़े। तो अगर इन तीनों चीजों के साथ महिलाओं की जनसंख्या भी, महिलाओं की संख्या भी, उनकी आबादी भी विधानसभा और संसद में बढ़ जाए तो क्या हर्ज है? आप लोगों को तो मजा आना चाहिए कि भाई हम टीएमसी होते हुए कभी ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आज एक मौका था हमारे पास कि सरकार कोई काम करने जा रही है, उसमें अपनी आहुति हम दे सकते थे। आपको संविधान में अमेंडमेंट करना था। आप कह रहे हैं कि जो है, आपका सवाल अच्छा है लेकिन बोलने का तरीका ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, विद्यानाथ जी, सबसे पहले आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन माँ पार्वती माता का जन्म हुआ था और आज के दिन माँ गंगा धरती पर आया था और भगवान विष्णु का अवतार और परशुराम का भी जन्मदिन है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से और आप सभी को, सारे देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम भी। माँ पार्वती माता जन्मदिन है आज। सबसे बड़ा बात विद्यानाथ जी, सरकार पक्ष को पता नहीं था, न पता था। 2/3 मेजोरिटी जब चाहिए तो अमित शाह मोदी जी क्या सोच के बिल आए लेके आए? वो सोच रहे थे कि आप लोग जब विरोधी पक्ष वोट देगा, यस, आप वो सोच रहे थे कि आप लोग साथ देंगे। भाई 2023 में जब ये विधेयक पास हुआ, जब ये कानून बना, मेरी बात सुनिए, उस वक्त तो आप लोगों ने नहीं कहा था कि ओबीसी आरक्षण दीजिए, उस वक्त तो आपने नहीं कहा था कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण दीजिए, उस वक्त तो आप लोगों ने नहीं कहा था कि दलितों का आरक्षण चाहिए। उस वक्त आप लोगों ने क्यों वोट कर दिया था? सारे वोट कर दिया था उस वक्त। तो मेरे पास भी कुछ भी है सर, मेरे पास भी कुछ भी आंसर है। सारे आंसर आपके पास है, सवाल आपके पास है, आंसर तो मेरे पास है। बोलिए ना, बोलने दीजिए सर। बोलिए सर, बोलिए। तो देश के प्रधानमंत्री, उनको पता था विरोधी पक्ष वोट देगा तब बिल पास होगा 2/3 मेजोरिटी। और कल देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, नारी शक्ति का अपराधी कांग्रेस, टीएमसी, सपा। और एक बात कहा, प्रधानमंत्री 75 साल हो गया, भ्रूण हत्या का बात किया। कौन सा भ्रूण हत्या का बात किया? मैं जानता हूं वो पॉलिटिक्स का बात है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं ये भ्रूण हत्या का शब्द इनको बोलना नहीं चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा है, हम सब उनको सम्मान करते हैं। अरे क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये तो फ्रेज है सर। सुनिए सर, क्यों नहीं बोलना? लास्ट में हूं ना सर, सुनिए। तो इन लोगों को पता था किसी की उत्पत्ति से पहले
लेकिन लोगों उसको को खत्म समझना कर देना चाहिए। कि भ्रूण हत्या है। फ्रेज है। सर से खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप बताइए ना, जितना बोलेगा मैं सुनूंगा। मैं सुन रहा हूँ। इन लोगों का पता था जो 2/3 मेजोरिटी नहीं है, किंतु 5 राज्यों के चुनाव के पहले सारे देश को बताना है कांग्रेस, सपा, टीएमसी ये लोग सब महिला विरोधी है। लेकिन काकुलीगंज दोस्ती पार्लियामेंट में कहा अब 50% लेके आइए ना। और कल भी मैं सुन रहा हूँ 2 बिल अलग अलग करके बादल अधिवेशन में लाया जाएगा। क्यों? तो बादल अधिवेशन में तुम 2 बिल लाओगे तो इस बार 3 दिन के संसद बुलाने के बाद 3 बिल एक साथ क्यों लेके आया? तो ये लोग जानबूझ के लेके आया। मतलब देश को समझाना है 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, भाजपा महिला पक्ष में और सब महिला विरोधी। लेकिन पार्लियामेंट में देश में हर वक्त कहीं ना कहीं का चुनाव चल ही रहा होता है। तृणमूल कांग्रेस वो साल बता दीजिए जब इस देश में किसी राज्य में या कोई चुनाव नहीं होता है। तृणमूल ने दिया है तो तृणमूल तो चाहते हैं 50% लेके आए। महिला तो सबसे संख्या सबसे ज्यादा विधायक तो तृणमूल के पास है। तो तृणमूल कब से महिला हो गए आप लोग विरोधी? नहीं हो गया ना। मोदी जी पूरे देश के लोग अभी जानते हैं वो 50 साल का पहले का राजनीति पब्लिक। आप लोग एक बात बताइए बादल देवनाथ जी, सेंटर की योजना को पश्चिम बंगाल में इसलिए लागू नहीं करते हैं कि मोदी जी की योजना है। सुन लीजिए, मोदी जी को दिन रात आप लोग कोसते हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार हो गए। बीजेपी को आप लोग इसलिए सिर्फ गाली देंगे कि बीजेपी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बंगाल में टीएमसी को हरा देंगे। सर मुझे एक चीज बता दीजिए ना, ये तो आधी आबादी का सवाल था। रमनीश्वर जी, सम्मान करता हूँ, एक सेकंड, धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टी का सम्मान करता हूँ, पॉलिसी के खिलाफ। अरे पॉलिटिकल पार्टी का सम्मान मत कीजिए। एक दूसरे को आप लोग गाली देते हैं, गाली देते रहिए, किसी को क्या लेना देना है, वो तो आप लोग का काम ही है। लेकिन महिलाओं का सम्मान तो करते। अगर बीजेपी कोई साजिश कर रही थी, बीजेपी साजिश कर रही थी, महिलाओं के आरक्षण को लेकर साजिश कर रही थी, तो कम से कम आप इस मुद्दे पर तो आते कि हाँ भाई ये साजिश हमको एक्सेप्ट है। कुछ साजिशें अच्छी भी होती हैं देश में। रमनीश जी एक चीज बताइए, क्या सरकार को ये पता था जब कि भाई 1/3 हमारे पास मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, उसके बावजूद सरकार ये बिल कर आई? विपक्ष का लगातार ये कहना है कि भाई आप ये बिल तो पहले ही पास हो चुका था, नोटिफिकेशन भी हो चुका है, अब तो ये कानून भी बन गया है। बिल्कुल आपने उसके साथ जो 2-3 चीजें जोड़ दी, उससे ऐसा लगने लग गया कि आपकी जो मंशा है वो बहुत क्लियर नहीं है। मुझे लगता है ये तमाम मंशा जो भी है प्रधानमंत्री मोदी जी का और सरकार का, मुझे लगता है स्पष्ट रूप से विपक्ष को आना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो मोटिव था, गोल था, वो महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको पारित कराना। बात है कि ऐसे तमाम, मुझे लगता है कि 75 से ज़्यादा संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए, बदलाव चाहे इंदिरा गांधी, नेहरू जी की और राजीव गांधी तमाम कांग्रेस की सरकारों में किए गए, 106 में से 75 संशोधन किए गए। आज यदि लगता है कि अमेंडमेंट बिल इसमें किस तरह का कोई बदलाव लाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि इसमें क्या गलती कर दी गई। अब देखिए बात है कि यहाँ पे ये महिला शक्ति वंदन अधिनियम ये जो है, वो कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना और जातिगत जनगणना दोनों वो लोग विपक्षी पार्टियां चाहती हैं। वो कह रही हैं कि भाई पीएम खुद भी कह चुके हैं कि 2026 तक ये करवाना शायद पॉसिबल नहीं हो, इसीलिए ये सरकार चाह रही थी कि भाई कम से कम बाकी चीजें करके महिलाओं का आरक्षण तो सुनिश्चित कर दिया जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का जो मंशा है वो भी मुझे लगता है कि आज देश की जो तमाम जनता उनको जानना चाहिए। देखिए महिला शक्ति वंदन अधिनियम नहीं गिरा है, विपक्ष आज उनकी नीति और उनकी नीयत और नेता गिरे हुए हैं। कैसे? ऐसा मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इसके पीछे उदाहरण है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं आप कहते हैं, लेकिन जैसे ही महिला बिल गिर जाता है, राहुल गांधी वाहवाही लूटने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं कि वाह मैंने तो महिला बिल गिरा दिया, क्योंकि के रमेश कुमार उन्हीं वो कह रहे हैं हमने महिला बिल गिराया नहीं भाई, वो कह रहे हैं महिला बिल गिराया नहीं, महिला आरक्षण का तो कानून आ चुका है, नोटिफाई हो चुका है। जस्ट 1 मिनट 1.5 मिनट दे दीजिए। मैंने कहा कि के रमेश कुमार कर्नाटका के जो पहले स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि रेप करो और मजा लो। यहाँ रुक जाइए। फिर दिग्विजय सिंह कहते हैं, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 100 करोड़ का टंच माल। अब आजम खान के नेता कहते हैं, आप सुनिए एक सेकंड, नहीं गायत्री रमेश्वर जी मैं अलाउड नहीं करूंगा जी। आप जैसी इस मुद्दे से अलग हटकर कुछ और गिनाने लग जाएंगे, ये भी पूरी लिस्ट लेकर आए, गिनवा रहे थे, मैंने रोक दिया। नहीं तमाम मुद्दे पर रहिए।
मैं मुद्दे पर आ रहा हूं उसके ऊपर। रमेश भाई, नहीं, मुद्दे बात पर है आइए। कि ये नियत की बताइए, बात करें। क्या देखिए, नियत थी? समाजवादी पार्टी, आप लोगों को पता था कि 1/3 मेजोरिटी नहीं है हमारे पास, आप लोगों को पता था कि भाई हम लोग अगर ये बिल इस तरीके से लेकर आएंगे, संविधान संशोधन 131वां इस तरह से लेकर आएंगे तो विपक्ष विरोध करेगा। तो भाई आप लोगों को तो वो उस तरह से लाना चाहिए था ना कि भाई काम भी हो जाता, सांप भी मरता, लाठी भी नहीं टूटती। सुनिए, आपने जिस तरह आपने कहा कि नियत प्रधानमंत्री मोदी जी की नियत साफ नहीं है। मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं, विपक्ष की बात कर रहा हूं। मैंने कहा यदि प्रधानमंत्री मोदी जी का नियत साफ नहीं है तो आज विपक्ष के राहुल गांधी नेता और मुलायम अखिलेश यादव आते सामने और कहते कि हाँ मैं महिला बिल को पास कराना चाहता हूं। ये जो भी काम है, मैं आ रहा हूं। नहीं, अभी जो बिल गिरा है इसके ऊपर मैं आ रहा हूं। अभी तो 3 संशोधन थे, उस संशोधन के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन था। किसी भी तरह का कोई भी खामियां है तो उसके ऊपर आइए, उन खामियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए ना। लेकिन मैं फिर बार बार गायत्री प्रजापति को जो पोषित और पल्लवित करने वाले, सुशोभित करने वाले लोगों को कैसे मुलायम सिंह यादव, वो लड़के हैं, लड़की से गलती हो जाती है, इतनी बड़ी घटना। नहीं, रेप की घटना को महिमा मंडित करने वाली कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की हर पार्टी में निकल जाएंगे, होना ही चाहिए। आज महिला जो है, महिला आबादी मातृत्व शक्ति को यदि मुझे लगता है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सामने आते हैं। चलते हैं क्या? उसके बाद ममता बनर्जी में चलते हैं। नहीं, मैंने इनको रोक दिया के शर्मा को, क्योंकि रट के आए थे, क्योंकि ये रट कर आए थे 10 नाम और वो नाम गिनवाने लगे थे। जिस मुद्दे पर डिबेट है उस मुद्दे पर बोलिए। आज देखिए को सामने जनता के सामने लाना चाहता था। मैं कहना चाहता हूं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार महिला बिल 2010 की बात करूं, उस समय लालू प्रसाद यादव ने रोड़ा अटकाया था। 1996 में एसडी देवगौड़ा के समय में कांग्रेस पार्टी ने होने नहीं दिया था। वो तो उसके बाद जान चुका है कि भाई ये जो अभी विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां चाहता है ना, ये जब पक्ष में बैठी थी तब नहीं लाई थी। गांधी इतनी बड़ी कांग्रेस की नेता है, उन्होंने ऐसी बात क्यों नहीं रखी? सबसे पहले अरे सोनिया गांधी, आज से 50 साल पहले इस देश में बैलगाड़ी दौड़ती थी। एक सेकंड के शर्मा जी, इससे पहले इस देश में 50 साल पहले बैलगाड़ी दौड़ती थी। आज एक सेकंड रुक जाइए ना। और आज आप लोग मोबाइल लेकर कहीं भी चले जाते हैं बात कर, है ना, किसी भी देश के कोने में जाते हैं, वहां से आप संपर्क किसी भी देश के कोने और दुनिया के कोने से कर लेते। तो 50 साल पहले नहीं हुआ, उस पर सवाल अगर करेंगे तो रोते रहेंगे। बात यह है कि मोदी जी अगर और आज की सरकार लेकर आ रही है तो विपक्ष को दिक्कत क्या है? 14 में क्यों नहीं लाई? मतलब आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जब पूर्ण बहुमत की सरकार में होगी तभी ला पाएगी, हम लोग नहीं करने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, नियत और नियति सबकी समझ में आ रही है सभी पार्टियों की, और अब देश को ही तय करना है और आधी आबादी को तय करना है कि सच में बीजेपी की सरकार कोई कॉन्स्पिरेसी कर रही थी इन अमेंडमेंट्स के साथ, या विपक्ष सिर्फ मोदी को गिराने के लिए, सरकार को यह दिखाने के लिए कि भाई आप कुछ लेकर आएंगे तो हम वो नहीं होने देंगे, इसलिए उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे। आप देखते रहिए नंबर।